हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे 6 से 12 दिसंबर करंट अफेयर। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं पहली इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास, आरबीआई ने अपनी 6th मॉनेटरी पॉलिसी, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी को यहां पर रिलीज कर दिया है। देखिए यहां पर क्या होता है कि आरबीआई हर 2 महीने बाद अपने मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को रिवाइज करती है। तो बाय मंथली ये हमारे पास वर्क होता है मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करने का। तो इसमें हमारे पास याद रखिएगा आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है तो मेन ऑब्जेक्टिव का क्या रहता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या कि मार्केट में इन्फ्लेशन रेट को भी बनाए रखना सही तरीके से। तो इसमें आपको याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसको लीड करते हैं हमेशा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास। ठीक है। कल को अगर आरबीआई के गवर्नर चेंज हो गए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो हेड हैं या चेयरमैन हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। अभी आपको पता होना चाहिए 3 मेंबर इसमें गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और 3 आरबीआई की तरफ से। जो गवर्नमेंट वाले 3 मेंबर हैं वो रिसेंटली चेंज हुए हमारे पास, और वो कौन कौन है उनके नाम आप देख लीजिए। शशांक भिड़े, आशिमा गोयल एंड प्रोफेसर जयंत वर्मा। ठीक है। ये 3 लोगों के नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आरबीआई की साइड से मृदुल सागर और माइकल पात्रा एंड थर्ड वन शक्तिकांता दास। तो ये हर 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। अभी जो हमारे पास नए रिवीजन हुई है उसमें उन रेट्स को फिर से कंटिन्यूस रखा गया है। जो पहले रेट चल रहे थे उन्हीं के साथ कंटिन्यू किया गया है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि रेपो रेट जो है वो हमारे पास अभी कितना चल रहा है, 4%। सीआरआर कितना चल रहा है, अगर हम बात करें सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज अराउंड 3%। ये हमारे पास 3% चल रहा है। एसएलआर कितना चल रहा है, एसएलआर चल रहा है 18%। सो ये जो रेट्स हैं स्टूडेंट आपके दिमाग में क्लियर रहने चाहिए कि कितने कितने रेट चल रहे हैं। ठीक है। आपको स्टूडेंट में एक और चीज बताना चाहूंगा, ये 3 जो मेंबर जो हमारे पास नए आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इन तीनों के नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके। सो आशिमा गोयल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पीएमईएसी में एक मेंबर है। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देने का काम करता है कौन, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ओके। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय इंडिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं एंड ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। नेक्स्ट हमारे पास पेन हेंसल टिल्टमैन प्राइज 2020। देखिए यहां पर स्टूडेंट क्या हुआ है, एक बुक है हमारे पास, द पेशेंट असैसिन, अ ट्रू टेल ऑफ मैसेकर, रिवेंज एंड राज। सो ये हमारे पास अनीता आनंद की एक बुक है जिनको पेन हेंसल टिल्टमैन प्राइज मिला है। देखिए आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो बुक है वो हमारे पास इंडियन फ्रीडम फाइटर ऊधम सिंह के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो कि ऊधम सिंह ने हमारे पास कैसे बदला लिया था जलियांवाला बाग मैसेकर का। आपको स्टूडेंट थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूं जल्दी से, वैसे तो आप सबने सुना ही होगा कि 1919 में हमारे पास जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हमारे पास क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल था, माइकल ओडायर। ठीक है। वन ऑफ द पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल था वो था माइकल ओडायर। तो हमारे पास जो ऊधम सिंह थे उस समय एक बहुत ही यंग पर्सन थे, इन्होंने फैसला कर लिया कि वो माइकल ओडायर से इस चीज का बदला लेंगे। तो 1940 में जाकर बदला होता है और ऊधम सिंह हमारे पास लंदन में जाकर माइकल ओडायर को शूट कर देते हैं, गोली मार देते हैं। ठीक है। तो 1940 में जाकर कहीं जाकर बदला लिया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। और ये बदला कौन लेते हैं हमारे पास, सरदार ऊधम सिंह। सरदार ऊधम सिंह इतने ज्यादा हमारे पास ब्रॉड माइंडेड पर्सन थे कि जब इन्हें जेल में अरेस्ट किया जाता है तो ये अपने पंजाब के अंदर जितने भी मेजर रिलीजन है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपना नाम यूज करते हैं, राम मोहम्मद सिंह आजाद। जी हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये अपना नाम यूज करते हैं राम मोहम्मद सिंह आजाद, ताकि हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों को ये रिप्रेजेंट कर सके। सो इसी वजह से आप ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखिएगा कि राम मोहम्मद सिंह आजाद किस फ्रीडम फाइटर का एक नेम हुआ करता था, तो दो थे ऊधम सिंह। और एक छोटा सा पॉइंट और स्टूडेंट, अनीता आनंद जो हैं उनकी बुक का नाम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।
ओके, सो ये सब पॉइंट आपको कहीं ना कहीं क्लियर होने चाहिए। चलिए आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा। आप मुझे इस ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो भारत के एक सच्चे सिपाही ऊधम सिंह का बर्थ प्लेस बता दीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए बर्थ प्लेस ऑफ सरदार ऊधम सिंह। तो स्टूडेंट याद रखेंगे, बर्थ प्लेस ऑफ सरदार उधम सिंह, दैट इज सुनम पंजाब। ठीक है, सो पंजाब में इनका बर्थ हुआ था, याद रखेंगे सुनम पंजाब में इनका बर्थ हुआ था सरदार उधम सिंह का, जिन्होंने भारत के एक क्रूर नरसंहार का बदला लिया लंदन जाकर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020। देखिए यहां पर हमारे पास बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की रैंकिंग आई है फॉर्च्यून की तरफ से, और उसमें कुछ इंडियन ओरिजिन के लोगों को जगह मिली है। जैसे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनमें अजय बांगा जो कि सीईओ हैं मास्टर कार्ड के, शांतनु नारायण जो कि सीईओ हैं अडोब के। ठीक है, इस तरह से कुछ इंडियन ओरिजिन के लोगों को जगह मिली है। लेकिन इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? इस लिस्ट को टॉप किया है एलन मस्क ने। तो एलन मस्क आपको पता होगा लगातार अपनी वेल्थ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। स्पेसएक्स के हमारे पास और टेस्ला के सीईओ हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अभी वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके हैं। ठीक है, सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी हमारे पास बन चुके हैं। कौन? एलोन मस्क। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो सेकंड नंबर पर रहे हैं वो है लीसा सू। ये हमारे पास फीमेल हैं, और ये अगर फीमेल कैटेगरी में बात करें तो ये सबसे टॉप पे है। और ये सीईओ है एएमडी की, दैट इज, अगर हम बात करें एएमडी क्या है, दैट इज एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। ठीक है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ये यूएसए की कंपनी है जिसका मेनली चिप्स बनाने का काम रहता है। और इसके बाद थर्ड नंबर पे रहे हैं जेनसन हुएंग जो कि सीईओ हैं निवेडिया के। तो ये दोनों कंपनीज भी यूएसए की ही कंपनीज हैं, लेकिन इनके जो सीईओ हैं जैसे लीसा सू और जेनसन हुएंग, ये दोनों ताइवान बेस्ड है, मतलब ये ताइवान ओरिजिन के हैं। तो ताइवान आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, टेक्नोलॉजी के मामले में, स्पेशली चिपसेट बनाने के मामले में, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मामले में बहुत एडवांस है। जब भी मैं ताइवान की बात करता हूं, एशिया की एक छोटी सी कंट्री। ओके, चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान? हाँ जी, ताइवान के प्रेसिडेंट का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, प्रेसिडेंट है त्साई इंग वेन। याद रखिएगा प्रेसिडेंट कौन है? त्साई इंग वेन। ठीक है, तो ताइवान की प्रेसिडेंट ये है हमारे पास। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। देखिए भारत के अंदर प्राइवेट कंपनीज का स्पेस सेक्टर के अंदर एंट्री होनी यहां पर तय हो गई एक तरह से। तो पिक्सल एक हमारे पास स्टार्टअप है जिसने हमारे पास एक सैटेलाइट इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च कराना है, और उसके लिए उसने टाई अप किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। देखिए जब मैं बात करता हूं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये हमारे पास इसरो की कमर्शियल आर्म है। इसरो की कमर्शियल आर्म है, और इसके लिए वो पिक्सल के लिए क्या करेगी? रॉकेट लॉन्च करेगी 2021 में, जो कि हमारे पास पहला प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रॉकेट हमारे पास एक तरह सैटेलाइट रहेगा। अब यहां पर स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा एनआईएसएल के बारे में। एनआईएसएल को हमारे पास 2019 में बनाया गया ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो कि स्पेस सेक्टर में इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं हेल्प की जा सके। इसके जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है जी नारायण। ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा। और जब मैं बात करता हूं पिक्सल की, तो पिक्सल का आना एक अच्छा यहां पर साइन है, एक पॉजिटिव साइन है। जब भी मैं इंडिया के स्पेस सेक्टर की बात करता हूं, तो आवेश अहमद नाम के एक पर्सन ने इसको स्टार्ट किया है, जो कि बिट्स प्लानी के। ठीक है, आवेश अहमद, पिक्सल के सीईओ कौन है? आवेश अहमद। ये बिट्स पिलानी के एक फॉर्मर स्टूडेंट है, और इन्होंने स्टूडेंट अभी ये स्टार्टअप शुरू किया है स्पेस सेक्टर में। हमारे पास एक नया आगमन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो कंट्री स्पेस में जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगी, उतना ही ज्यादा वो आगे चलकर टेक्नोलॉजी की फील्ड में पैसा भी कमा पाएगी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, एनएसआईएल के बारे में याद रखेंगे कि इट इज सब्सिडियरी ऑफ इसरो। ये हमारे पास इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है। चलिए जी, और यहां पर ये इसरो के पीएसएलवी रॉकेट का यूज करेंगे फॉर द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। सो व्हाट इज पीएसएलवी? पीएसएलवी आपको पता होना चाहिए, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, हमारे पास इसरो कई तरह के रॉकेट्स यूज करता है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट रॉकेट है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट
लॉन्च व्हीकल। दूसरा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट रॉकेट, दूसरा रॉकेट कौन सा हमारे पास, जीएसएलवी, दैट इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये रॉकेट्स का नाम भी आप याद रखेंगे, पीएसएलवी और जीएसएलवी। नेक्स्ट हमारे पास फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021। अब देखो हमारे पास फुटबॉल के डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स होते हैं। ठीक है, फुटबॉल के डिफरेंट डिफरेंट क्लब होते हैं और फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है फीफा। ठीक है, फीफा के बारे में अगर मैं बात करूं, सिंपल सी चीज है, आपको पता ही होगा फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है, ज्यूरिक इन स्विट्जरलैंड, और इसके प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेंटिनो। सो कोविड की वजह से जो क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप है 2020 का वो नहीं हो पाया। अभी क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ चेन्नईयन एफसी है, चेन्नईयन फुटबॉल क्लब है। ठीक है, हमारे पास कोलकाता ये जो हमारे पास गोवा फुटबॉल क्लब है, अलग अलग फुटबॉल क्लब्स हैं। तो उनका जो वर्ल्ड कप होता है वो इस बार हमारे पास 2021 में 2 वर्ल्ड कप आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, हमारे पास ध्यान सुनिएगा, 2021 में 2 हमारे पास फीफा के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे। जो 2020 का टूर्नामेंट है वो हमारे पास आप समझिएगा 17 एडिशन, जो कि होगा कतर में। कतर में होगा 2020 में पहला एडिशन, 17 एडिशन, जो कि कहां से कब कब तक होगा, फरवरी में होगा, फरवरी स्टार्टिंग में। 2021 में ही आपको एंड में देखने को मिलेगा दिसंबर में फुटबॉल का दूसरा क्लब वर्ल्ड कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, जो कि जापान में होगा। तो अब आप ध्यान से सुनना स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास 2021 में हमारे पास आप समझिए 2021 में 2 अलग अलग हमारे पास क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं। ठीक है, 2 अलग अलग हमारे पास क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं, और एक हमारे पास 2020 के लिए है और एक 2021 के लिए। तो 20 वाला जो है एक्जैक्टली वो होगा 21 में ही, लेकिन होगा कहां पे, कतर में। ओके, और कतर में ही होना है हमारे पास 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, कतर में ही होना है 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं इंडिया के कंटेक्स्ट में, जो फीफा का, ध्यान सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, जो फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है, ठीक है, फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है, वो भारत में होना है। जो नेक्स्ट फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होना है। आप जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन से ईयर में, ईयर बताओ जरा, कौन से ईयर में होगा फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे ये होगा 2022 में। ठीक है, याद रखिएगा ये होगा 2022 में। ठीक है, सो 2022 में हमारे पास इंडिया में होगा फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। नेक्स्ट हमारे पास लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर पासिस हुए। देखिए लक्षद्वीप हमारे पास एक यूनियन टेरिटरी है, और भारत में राइट नाउ कितनी यूनियन टेरिटरीज है, पहले तो आप ये याद रखेंगे, भारत में राइट नाउ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8। उनमें से एक है हमारे पास लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे तो वो थे दिनेश्वर शर्मा, उनकी यहां पर रिसेंटली स्टूडेंट डेथ हो गई है। ये हमारे पास फॉर्मर आईबी के चीफ भी रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ भी रहे हैं, और अभी राइट नाउ ये हमारे पास लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहे थे। अब यहां पर स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा कि लक्षद्वीप की जब मैं बात करता हूं तो लक्षद्वीप एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आर्किपेलागो है। ठीक है, और ये हमारे पास केरला के काफी नजदीक पड़ता है। तो आपको बता दूं कि इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, लक्षद्वीप की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो फॉल करती है किसके पास, केरला हाई कोर्ट के पास। याद रखिएगा, लक्षद्वीप की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो किसके अंदर फॉल करती है, केरला हाई कोर्ट के पास, और इसकी कैपिटल है कवरैटी। ठीक है, कैपिटल भी याद रखिएगा, कवरैटी कैपिटल है हमारे पास लक्षद्वीप की। ठीक है, लक्षद्वीप की कैपिटल। ओके, चलिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आईबी की जब भी मैं बात करता हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो दिनेश्वर शर्मा फॉर्मर आईबी के चीफ रह चुके हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और देश को किसी भी खतरे से सतर्क करना, किसी भी तरह के आने वाले खतरे से सतर्क करना। तो आईबी के राइट नाउ अगर हम बात करें, डायरेक्टर कौन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। सो वो है अरविंद कुमार। डू रिमेंबर द नेम, हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, अरविंद कुमार। अगर मैं देखो एक और बात करूं यहां पर इंटेलिजेंस के रिलेटेड, तो एक और एजेंसी भारत में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, वो है रॉ। आईबी के साथ साथ हमारे पास कोलैबोरेशन में रॉ जो है वो फॉरेन से इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है दूसरे देशों से, कि कहीं दूसरे देशों में हमारे खिलाफ कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी साजिश तो नहीं चल रही। तो आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आईबी के डायरेक्टर का तो नाम मैंने आपको बता दिया, अरविंद कुमार। हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ रॉ, रॉ के करंट डायरेक्टर कौन है, जरा उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ रॉ।
ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, सुमंत गोयल, ठीक है, याद रखिएगा सुमंत गोयल जो है हमारे पास, वो हमारे पास रॉ के करंट डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिब्रा एसोसिएशन रीनेम्ड एज डीएम। देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। फेसबुक जो कि वर्ल्ड की राइट नाउ सबसे बड़ी एंटिटीज में से एक है, प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज में से एक है। 2004 में फेसबुक को शुरू किया था हमारे पास, इसके फाउंडर थे मार्क जकरबर्ग, जो इसके राइट नाउ सीईओ हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगी। लेकिन अभी फेसबुक धीरे धीरे क्या कर रहा है, सब जगहों पर अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो उसने एक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, जिसको पहले लिब्रा का नाम दिया गया था, अब उसको नाम दिया गया है डीएम का। तो याद रखेगा जो डीएम नाम की जो डिजिटल करेंसी है वो कौन सी कंपनी से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू फेसबुक। देखो एक चीज और समझो स्टूडेंट, हमारे पास डीएम का मतलब होता है डे इन लैटिन, ठीक है। क्या भारत में डिजिटल करेंसी को रखना या उसको यूज करना अलाउड है? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने जो रीसेंट जजमेंट दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप यहां पर इंडिया में डिजिटल करेंसी या हमारे पास वर्चुअल करेंसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलाउड है इंडिया में, ये ओके है एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। फेसबुक की थोड़ा सा और मैं बात करूं तो फेसबुक लगातार अपनी प्रेजेंस हर जगह बढ़ाता जा रहा है। अभी आपको पता होगा फेसबुक जो व्हाट्सएप है वो भी फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट है। तो यहां पर व्हाट्सएप पे इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। आपको बता दूं कि एनपीसीआई से अप्रूवल मिल चुका है और जल्दी ही भारत में आप व्हाट्सएप से मैसेज नहीं, व्हाट्सएप से पेमेंट भी कर सकेंगे। तो व्हाट्सएप पे भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। इसके अलावा अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो कि हमारे पास मार्क जकरबर्ग ने हमारे पास भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की थी जियो में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एंटिटी है जो तेजी से राइज कर रही है, और उसके लगभग 10% शेयर खरीद लिए थे, ठीक है। आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि जियो में हमारे पास फेसबुक ने कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है हमारे पास फेसबुक ने जियो के अंदर। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, 5.7 बिलियन डॉलर, ठीक है। 5.7 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि एक बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव ये चल रहा है कि जो रिलायंस जियो आने वाले टाइम में प्रॉफिट कमाएगी, उसमें हमारे पास फेसबुक का भी एक अच्छा खासा शेयर रहे, फेसबुक भी अच्छा खासा उससे प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट हमारे पास कैनबिस रिमूव फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस ड्रग। देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, कैनबिस जो है हमारे पास, जिसको हम इंडिया में काफ़ी टाइम से अगर हम करें तो यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए स्टूडेंट कि इसको मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया है बाय यूएनसीएनडी, ठीक है। सो यूएनसीएनडी का मतलब क्या है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग, ठीक है। सो आपसे मैं पूछ सकता हूं कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग ने किस ड्रग को अभी रिमूव किया मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी से, दैट इज कैनबिस। ओवर द ईयर आपने देखा होगा कैनबिस को कई सारी कंट्रीज ने अपने यहाँ लीगलाइज कर दिया। जैसे अभी रिसेंटली लेबनान ने इसको लीगलाइज किया था, जो पहली अरब कंट्री थी। इसके अलावा कनाडा ने इसको लीगलाइज कर दिया है। कई सारी कंट्रीज ऑलरेडी कैनबिस को हमारे पास, या मैरुआना जिसको हम बोलते हैं, इसको लीगलाइज कर चुकी है, ठीक है। सो कैनबिस और मैरुआना, ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन स्टेट के अंदर अगर हम बात करें करंटली, तो उत्तराखंड ऐसी स्टेट है जिसने हमारे पास मेडिसिनल पर्पस के लिए, सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए अपने यहां पर मैरुआना को लीगलाइज किया हुआ है। जी हां, पहली स्टेट भारत की जो थी जिसने हमारे पास अपने यहां पर, अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की पहली स्टेट जिसने भारत में मैरुआना को यहां पर कल्टीवेट करना अलाउ किया फॉर द मेडिसिनल पर्पस, सो दैट इज उत्तराखंड। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, भारत की किस सेंट्रल स्टेट ने, भारत के किस सेंट्रल स्टेट ने रिसेंटली मैरुआना की हमारे पास कल्टीवेशन को लीगलाइज किया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, भारत की किस सेंट्रल स्टेट ने marijuana की जो हमारे पास कल्टीवेशन है उसको लीगलाइज किया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो दैट इज मध्य प्रदेश। जी हां, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश जो है हमारे पास वो स्टेट बना है जिसने अभी रिसेंटली marijuana की खेती को लीगलाइज किया है और कहा है कि सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए उनकी स्टेट के अंदर marijuana का यूज किया जा सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। सो देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा, पोल वॉल्टर हैं
मोंडो डुप्लेंटिस, ठीक है, मोल्डो डुप्लेंटिस ये स्वीडन से है। और हमारे पास फीमेल कैटेगरी में यूलिमर रोजस, ये वेनेजुएला से हैं, इनको यहां पर मिला है मेल एंड फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम एथलेटिक्स की बात करते हैं, याद रखना एथलेटिक्स को ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए जो एंटिटी काम करती है उसका नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स। उस एंटिटी का नाम क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स। और वर्ल्ड एथलेटिक्स की जब मैं बात करता हूं, ये कहां से ऑपरेट करती है? याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहां है हमारे पास? स्वीडन में। स्टॉकहोम कहां है हमारे पास? स्वीडन में। तो बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन याद रखना, और याद रखना कि हु इज नोन टू बी द वर्ल्ड मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2020 एंड फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2020। बस इनके नाम याद रख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है कि हमारे पास महाराष्ट्र में एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिली है, जिसका नाम रखा गया है कनारगांव। ठीक है, कनारगांव नाम से एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र की 50th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। तो मैं आपसे पेपर में पूछ सकता हूं कि कनारगांव नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली किस स्टेट में एस्टैब्लिश की गई है? तो दैट इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये डिसीजन लिया है महाराष्ट्र की स्टेट ने। यहां पर जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने, उनके द्वारा ये डिसीजन को अप्रूव कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, जो कहां से ऑपरेट करती है? दिल्ली से। तो इसने भारत में 2 नए जू एस्टैब्लिश करने का यहां पर अपना अप्रूवल दे दिया है। एक तो राजगीर जू होगी, जो कि हमारे पास बनेगी नालंदा बिहार में, यानी एक जू हमारे पास बनेगी राजगीर बिहार में, और दूसरी जो हमारे पास जू है वो हमारे पास नाम रखा जाएगा शहीद अशफाक उल्ला खां, ठीक है, प्राणी उद्यान। ये हमारे पास कहां पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो दैट इज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए अशफाक उल्ला खां की बात करें तो भारत के एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने सब कुछ अपना देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ठीक है, कौन सी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित रखते थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, ठीक है, एचआरएसए के सदस्य हुआ करते थे ये। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचएसआरए, सॉरी एचएसआरए। तो अब इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की थी हमारे पास? राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, इन दोनों ने मिलकर हमारे पास कंडक्ट की थी काकोरी ट्रेन रॉबरी। ठीक है, काकोरी ट्रेन को लूट लिया था ताकि सोल्जर्स के लिए, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके लिए हमारे पास थोड़ा पैसा इकट्ठा किया जा सके। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, दोनों हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी संबंध रखते थे, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचएसआरए। ठीक है, आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि काकोरी ट्रेन रॉबरी कौन से ईयर में कंडक्ट की गई थी अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा? कौन से ईयर में हुई थी काकोरी ट्रेन रॉबरी? ओके, तो याद रखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास 1925 में देखने को मिला था काकोरी ट्रेन रॉबरी का जो सिस्टम है, और उसमें हमारे पास राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और इनके कुछ साथी इन्वॉल्व थे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। देखिए जर्मन वॉच नाम से एक एंटिटी है, इसने हमारे पास क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 लॉन्च किया है, जिसको इन्होंने इन शॉर्ट कहा है CCPI 2021। 57 कंट्रीज को इन्होंने इन्वॉल्व किया। ठीक है, अब यहां पर समझने की कोशिश करना, इन्होंने पहली तीन पोजीशन पर किसी कंट्री को जगह नहीं दी। इन्होंने कहा कि कोई भी कंट्री इतनी वर्दी नहीं है कि टॉप 3 पोजीशन किसी को दी जाए। 4th नंबर पर जो कंट्री रही वो रही स्वीडन, यानी टॉप टेक्निकली स्वीडन ने किया है, लेकिन स्वीडन का रैंक भी कितना है? स्वीडन का रैंक है 4th। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि इंडिया का रैंक, अगर बताइए इंडिया का रैंक कितना रहा, तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इसमें रहा हमारे पास 10th पोजीशन पे। ठीक है, ये भी याद रख लेना कि हमारे पास इंडिया इसमें जो रहा वो 10th पोजीशन पे रहा। ये यहां पर मेंशन भी किया गया है, इंडिया रैंक 10th सपोर्ट इन विद अ स्कोर ऑफ 63.98 आउट ऑफ 100। तो ये कुछ पॉइंट्स है, याद रखिएगा। एक तो स्वीडन का रैंक याद रखिएगा 4th, और इंडिया का रैंक याद रखिएगा 10th। स्वीडन बहुत ही फेमस रहता है जब भी इन्वायरमेंट की बात होती है, इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, तो स्वीडन बहुत सारे नए नए स्टेप टाइम टू टाइम लेता रहता है। जैसे स्वीडन में हमारे पास एक मूवमेंट हमें देखने को मिली थी, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। आप जरा स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ये मूवमेंट को इनिशिएट करने वाले हमारे पास एनवायरमेंटलिस्ट कौन थे? नेम द पर्सन हु इनिशिएटेड द मूवमेंट फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। तो
ये स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट की थी फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ग्रेटा थैनबर्ग ने। जी हाँ, ग्रेटा थैनबर्ग जो है वो हमारे पास स्वीडन से हैं और ये इस समय वर्ल्ड की सबसे जानी मानी एनवायरमेंटलिस्ट में से एक हैं। तो इन्होंने स्टूडेंट एक मूवमेंट स्टार्ट की थी हमारे पास ग्रेटा थैनबर्ग ने, दैट इज फ्राइडे फॉर फ्यूचर। जी हाँ, याद रखेंगे, मूवमेंट का नाम याद रखेंगे, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। रिवाइज हाइट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। देखिए, नेपाल और चाइना ने एक जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया था और यहां पर अनाउंस किया है कि जो हमारे पास माउंट एवरेस्ट की हाइट है दैट इज 8848.86 मीटर। हाँ जी, अगर हम देखें वो 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है जो इंडिया ने कैलकुलेशन की थी 1954 में। आपको स्टूडेंट बता दूं कि अभी तक जो माउंट एवरेस्ट की हाइट पूरे विश्व में यूज हो रही थी वो 1954 में इंडिया ने कैलकुलेट की थी, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कैलकुलेट की गई थी, दैट इज 8848 मीटर। अब उसमें आप यहां पर देखिए सिर्फ यहां पर माइन्यूट सा डिफरेंस आया है 0.86 सेंटीमीटर का। देखो, अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट को हमारे पास नेपाल में कहा जाता है सागरमत्था, नेपाल में कहा जाता है सागरमत्था, ठीक है। और अगर हम बात करें चोमोलुंगा भी कहा जाता है, ठीक हो, तिब्बत इसमें तिब्बती एरियाज में। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा मैं, माउंट एवरेस्ट का नाम जो है वो किस ज्योग्राफर के नाम पर पड़ा? सर जॉर्ज एवरेस्ट, एक ब्रिटिश ज्योग्राफर थे, ठीक है, एक ब्रिटिश ज्योग्राफर हमारे पास थे सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर हमारे पास हमें देखने को मिला माउंट एवरेस्ट का नाम, ठीक है, जिसको आज आप वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन कंसीडर करते हो, माउंटेन पीक कंसीडर करते हो। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8848.86 मीटर है। K2 जो है वो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है, K2 जो है वो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी हाइट कमेंट करके बताइए कि जो K2 माउंटेन पीक है इसकी हाइट कितनी है। ओके स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है 8611 मीटर, ठीक है। K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इन द वर्ल्ड और इसकी हाइट है 8611 मीटर। हाँ, अगर इंडिया में पूछ लिया जाए तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजुंगा, ठीक है, 8586 मीटर, ठीक है। हमारे पास अगर हम बात करें इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजुंगा, ठीक है, और इसकी हाइट भी पेपर पॉइंट से याद रखना 8586 मीटर। पेपर पॉइंट से दोनों हाइट्स याद रख लेना, ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम माउंटेन की बात करते हैं। सो ग्वालियर एंड ओरछा नेम्ड एज यूनेस्को WHC लिस्ट, इनको जगह मिली है यूनेस्को की WHO लिस्ट में। अब ये देखो, यूनेस्को पहले तो फुल फॉर्म याद रख लेना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस, फ्रांस में। इसने हमारे पास जो भारत की 4 सिटीज हैं ग्वालियर एंड ओरछा, इनको जगह दी है अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज अंडर अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। तो इसका एक अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें इसने भारत के 2 शहरों को जगह दी है, ओरछा जो कि मध्य प्रदेश में है और ग्वालियर जो कि ऑल्सो मध्य प्रदेश में हमारे पास स्थित है। तो यूनेस्को की जब मैं बात करता हूं तो याद रखेगा, यूनेस्को हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देता है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स को इसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भारत में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सो ये कई सारी चीजें जो हैं वो आपको क्लियर रहनी चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा क्वेश्चन जो है हमारे पास इसको लेकर पूछा जा सकता है कि हमारे पास अगर यहां से कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास WHO फाउंडेशन फर्स्ट CEO। देखो, WHO ने अपनी एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश की है जिसको नाम दिया WHO फाउंडेशन, और यहां पर इसके पहले CEO कौन बने हैं? अनिल सोनी, ठीक है, अनिल सोनी इंडियन ओरिजिन से हैं। सो ये हमारे पास पहले हमारे पास CEO बनेंगे WHO फाउंडेशन के। अब ये जो हमारे पास WHO फाउंडेशन है ये इन्वेस्ट करेगी इनोवेटिव में, एविडेंस बेस्ड इनिशिएटिव्स में, टू सपोर्ट WHO टू डिलीवर ऑन मिशन टू एंश्योर हेल्दी लाइफ एंड इंप्रूव वेलबींग फॉर एवरीवन। मतलब कि ये WHO फाउंडेशन जो है वो कहीं ना कहीं WHO को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। देखिए, WHO में आप याद रखिएगा हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। आपको मैं ये भी बता दूं कि इंडिया के जो करंट हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो राइट नाउ हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होस्ट कर रहे हैं। ही इज द चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव
बोर्ड ऑफ WHO। सो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO के जो चेयरपर्सन हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। इसके अलावा आपको स्टूडेंट ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास WHO की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है, जो WHO में हमारे पास देखो कई सारी पोजीशंस इंडियन होल्ड कर रहे हैं राइट नाउ। एक तो ये पोजीशन हमारे पास अनिल सोनी की हो गई, दूसरा हर्षवर्धन की पोजीशन मैंने आपको बता दी, तीसरा WHO की जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है वो भी इंडियन है, ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इनका नाम भी याद रखिएगा, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। सो ये कुछ नाम है जो आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और डॉक्टर हर्षवर्धन तो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं सिंपल सा, WHO का तो हेडक्वार्टर भी याद रख लेना, हेडक्वार्टर WHO का जिनीवा में है स्टूडेंट, बहुत बार हम बात कर चुके हैं। आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हर्षवर्धन की कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, ठीक है, कहां से इलेक्शन लड़ कर ये लोकसभा पहुंचे हैं, इनकी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है हर्षवर्धन की, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बहुत ही फेमस कंस्टिट्यूएंसी है। याद रखिएगा हमारे पास डॉक्टर हर्षवर्धन की कंस्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक। दिल्ली के चांदनी चौक से इलेक्शन जीतकर ये लोकसभा पहुंचे और राइट नाउ भारत के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। तो नाम आप यहां पर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्मैश 2000 एंटी ड्रोन सिस्टम। अब देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि ड्रोन्स का बोलबाला पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेरेक्टर TB2 के बारे में बताया था। याद करो, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज बेरेक्टर TB2। ये टर्की में ड्रोन है जो आने वाले टाइम में हमारे पास पाकिस्तान को भी मिल सकता है। टर्की का ये ड्रोन है, तो इंडिया को आने वाले टाइम में किसी भी ड्रोन से खतरा हो सकता है। तो इंडिया ने स्पेशली क्या किया है, एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद लिया है और इसको हमारे पास नाम दिया गया है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, दैट इज स्मैश 2000 प्लस फायर कंट्रोल सिस्टम। इसको बनाने का काम करता है स्मार्ट शूटर। इजराइल की कंपनी है स्मार्ट शूटर नाम से, जिसको बनाने की काम करती है। अब ये बड़ा सिंपल तरीका होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये हमारे पास ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये किसी भी AK-47 या किसी भी असोल्ट राइफल के ऊपर इस तरह से कुछ माउंट हो जाता है और फिर उससे आप इजीली किसी भी ड्रोन को शूट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो एनिमी ड्रोन्स को बहुत आसानी से ड्रोन यहां पर। तो ये ऑर्डर दिया है इंडियन नेवी ने। ये ऑर्डर किसने दिया, हमारे पास इंडियन नेवी ने। और 2021 तक हमारे पास जल्दी ही डिलीवरी हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगा हमारे पास स्मैश 2000। तो आपसे पेपर में यही पूछा जा सकता है कि स्मैश 2000 क्या है। तो याद रखेगा स्मैश 2000 एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो हमने कौन सी कंट्री से खरीदा है, इजराइल से। और इजराइल के अंदर इसको बनाने का काम कौन करता है, स्मार्ट शूटर नाम की एक कंपनी। आपसे मैं स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। इंडिया ने हमारे पास लाइट मशीन गन भी अभी इजराइल से ऑर्डर की थी। इंडिया ने एक लाइट मशीन गन अभी रिसेंटली इजराइल से ऑर्डर की थी कुछ टाइम पहले। आप उस लाइट मशीन गन का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इंडिया रिसेंटली ऑर्डर विच लाइट मशीन गन फ्रॉम इजराइल। ओके, याद रखिएगा इंडिया ने स्टूडेंट रिसेंटली नेगेव नाम से एक लाइट मशीन गन ऑर्डर की थी। ये भी हमारे पास कहां से आएगी, ये भी हमारे पास इजराइल से आएगी, ठीक है। सो इजराइल हमारा बहुत ही बड़ा डिफेंस सप्लायर है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। नेक्स्ट हमारे पास इनसाइट्स रिपोर्ट बाय ट्रू कॉलर। तो ट्रू कॉलर जो कि हमारे पास एक स्वीडिश कॉलर आईडी सिस्टम है, आप सब लोग इससे परिचित होंगे। तो इसने क्या बताया है कि हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर एक रिपोर्ट की जिसमें क्या बताया गया है कि अफेक्टेड बाय स्पैम कॉल्स इन 2020। तो इंडिया का रैंक क्या रहा, 9th। स्पैम कॉल्स में हमारे पास सबसे ज्यादा जो कॉल्स देखने को मिली वो हमारे पास ब्राजील में देखने को मिली, उसके बाद USA में देखने को मिली। इंडिया का रैंक रहा 9th। तो आप इसमें बस सिंपल ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें याद रखेंगे स्पैम कॉल सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में रही, दैट इज ब्राजील। और इंडिया का रैंक क्या रहा, 9th। इतना भी याद रख लेंगे, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट न्यूज इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे पास RBI ने लाइसेंस कैंसिल किया है कराड़ जनता सहकारी बैंक। ये हमारे पास महाराष्ट्र का एक बैंक था। तो आपको पता है इंडिया बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है, RBI। किसी भी बैंक को लाइसेंस दे सकता है और लाइसेंस छीन भी सकता है। तो जनता सहकारी हमारे पास बैंक लिमिटेड जो कि महाराष्ट्र में था, कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया है, यानी ये बैंक जो है वो बंद हो जाएगा। इसको बंद करने के लिए हमारे पास RBI ने यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सहारा लिया है।
तो ये एक्ट भी आप याद रखिएगा, कौन सा एक्ट यूज किया गया, सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब देखो स्टूडेंट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, जिन लोगों ने बैंक के पास पैसा जमा कराया हुआ है उनका क्या होगा, जो डिपॉजिटर हैं उनका क्या होगा। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आरबीआई की एक स्पेशल बॉडी है जिसका नाम है डीआईसीजीसी। फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, यहां पर मेंशन है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आरबीआई की ही एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो हमारे पास बनी थी एज पर द डीआईसीजीसी एक्ट 1961, और ये 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मतलब कि वो डिपॉजिटर जिनका पैसा 5 लाख या उससे कम डिपॉजिट होगा उनका तो पूरा का पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने हमारे पास 5 लाख से ज्यादा बैंक में, इस बैंक में, इस पर्टिकुलर कराड़ जनता सहकारी बैंक में जमा किया होगा, उनका पैसा रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो आपको यह भी पता चल गया कि हमारे पास जो बैंक के अंदर पैसा जमा है, कहां तक बैंक का अंदर पैसा जमा सेफ होता है, 5 लाख रुपए तक का पैसा सेफ रहता है। और ये सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, उस इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, दैट इज ऑफ डीआईसीजीसी, जो कि आरबीआई की ही एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है। ये आरबीआई की ही स्पेशलाइज्ड डिवीजन है डीआईसीजीसी, और 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। आपको मैं ये भी बता दूं, राइट नाउ डीआईसीजीसी के करंट हेड कौन है, तो वो है माइकल पात्रा। जी हाँ, ये भी याद रख लीजिएगा, डीआईसीजीसी के करंट हेड कौन है, वो है माइकल पात्रा, जो आरबीआई में राइट नाउ डेप्यूटी गवर्नर का काम कर रहे हैं। तो ही इज द हेड ऑफ डीआईसीजीसी, क्योंकि डीआईसीजीसी हमारे पास सब्सिडरी है, और यू कैन से होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। याद रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन बाय फोर्ब्स। तो देखो भाई, वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की एक लिस्ट आई है, जिसमें निर्मला सीतारमण जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको रैंक मिला है 41st। एक तो इनका रैंक याद रखिएगा। और यहां पर एक और इंडियन वीमेन को यहां पर जगह मिली है, वो है किरण मजूमदार शाह। इनको यहां पर रैंक मिला है 68। ये बायोकॉन की एक तरह से चेयरमैन है और फाउंडर भी हैं। अब देखो टॉप पोजीशन पे कौन रहा, टॉप पोजीशन पे रही एंजेला मार्कल। टॉप पोजीशन पे कौन रही हमारे पास, एंजेला मार्कल, जो कि हमारे पास चांसलर है जर्मनी की। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे रही क्रिस्टीन लगार्डे, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी की। फिर तीसरे नंबर पे रही कमला हैरिस, जो इंडियन ओरिजिन से हैं और अभी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इन तीनों के नाम भी आप याद रखेंगे, टॉप 3 पोजीशन। देखिए, क्रिस्टीन लगार्डे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, एंजेला मार्कल और कमला हैरिस के बारे में तो आपको थोड़ा पता होगा भी। देखो, जब हम बात करते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, यूरोपियन सेंट्रल बैंक 1998 में एस्टैब्लिश हुआ, जिसका काम होता है यूरो को प्रिंट, रेगुलेट और मेंटेन करना। यूरो की छपाई का काम हमारे पास कौन करता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहां है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट कहां है हमारे पास, जर्मनी। और जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्कल। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कितनी कंट्रीज ने यूरो को ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर किया हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कितनी कंट्रीज, तो 19 कंट्रीज डिक्लेयर्ड यूरो एज देयर ऑफिशियल करेंसी। ठीक है, 19 कंट्रीज डिक्लेयर्ड यूरो एज देयर ऑफिशियल करेंसी। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो यूरो को प्रिंट, रेगुलेट, मेंटेन करता है, उसकी करंट हेड कौन है, क्रिस्टीन लगार्डे। चलिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्रिस्टीन लगार्डे की नेशनलिटी आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्रिस्टीन लगार्डे कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। क्रिस्टीन लगार्डे कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। सो याद रखिएगा स्टूडेंट, शी इज फ्रॉम फ्रांस। क्रिस्टीन लगार्डे हमारे पास कौन सी कंट्री से, शी इज फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। देखो स्टूडेंट, फिक्की की तरफ से अवार्ड दिए गए हैं। फिक्की हियर मींस फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की जब मैं बात करता हूं, ये भारत के जो हमारे पास इंडस्ट्री है उनका एक ग्रुप है, और इसकी करंट प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी। ठीक है, फिक्की की करंट प्रेसिडेंट कौन है, संगीता रेड्डी। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी इन्होंने क्या किया है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिए हैं। तो यहां पर इन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया है, फीमेल कैटेगरी में, तो वो है हमारे पास इवनेल वलारिवन। और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर हमारे पास मेल कैटेगरी बजरंग पूनिया। और बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। जब मैं बात करता हूं इवनिल की, ठीक है, इवनिल वलारिवन की, तो ये हमारे पास एक शूटर है। ये भी चीज याद रखिएगा, हमारे पास ये जो है वो एक शूटर है,
और बजरंग पूनिया जो है हमारे पास रेसलर है। तो दोनों की कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी भी याद रखिएगा कि दोनों कौन कौन से स्पोर्ट्स से हमारे पास जुड़े हुए हैं। और भारत में जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, 29 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, 29 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है मेजर ध्यानचंद का। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है और इसी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास XSLC फॉर ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन। चाइना ने स्टूडेंट क्या किया है, 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं फॉर द ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन, ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे पास स्पेस में रहकर और स्टडी करेंगी, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बात करेंगी। और यहाँ पर एक चीज़ और स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे पास चाइना का एक प्रोग्राम है दैट इज ग्रेविटेशनल वेव हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर पार्ट ऑल स्काई मॉनिटरिंग, दैट इज GECAM। ठीक है, तो मिशन का नाम आप याद रख लीजिएगा कि ये मिशन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, दैट इज सब्जेक्टेड टू चाइना। या किस कंट्री ने हमारे पास पहली बार स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं टू स्टडी द ग्रेविटेशनल वेव्स, तो अगेन आंसर रहेगा हमारे पास चाइना। आपको स्टूडेंट मैं बता दूं, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। जी हाँ, इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को जीनियस कहा जाता है, अपने टाइम से बहुत आगे थे। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा 1916 में कि जो भी हेवनली बॉडीज होती हैं, जो भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे प्लैनेट, ठीक है, या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में मूव कर रहा है, तो जब वो मूव करता है तो वो कुछ ऐसी ग्रेविटी वेव्स एमिट आउट करता है जो रिपल्स की फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, मतलब उसके अंदर से कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं। और उसी को काफ़ी टाइम से स्टडी करने की कोशिश की जा रही है और उसी के लिए आपको बता दूं स्पेशल टाइप की लैब्स भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि यूएसए ने ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए कौन सी लैब्स एस्टेब्लिश की हैं। हाँ जी, कौन सी लैब्स का यूज किया जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। विच लैब्स यूज टू स्टडी द ग्रेविटेशनल वेव्स। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, लीगो लैब्स, याद रखेंगे कौन सी लैब, लीगो लैब्स, दैट इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। याद रखेंगे, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो लैब्स होती हैं और इन्हीं का यूज किया जाता है स्टूडेंट किसके लिए, टू स्टडी द ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये कहीं ना कहीं आपके जहन में ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया गया 10 दिसंबर को, और थीम यहां पर आप याद रखिएगा, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये थीम रही 2020 की और 10 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट एक दो चीजें और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि भारत में ह्यूमन राइट्स को मैनेज करने का काम कौन करता है, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अभी इसके चेयरपर्सन की पोजीशन ऑल्दो वेकेंट चल रही है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जो भारत में ह्यूमन राइट्स को मैनेज करने का काम करती है। वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स को मैनेज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसका नाम याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। कई बार पेपर में एमनेस्टी इंटरनेशनल को लेकर क्वेश्चन आया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम क्या रहता है, ह्यूमन राइट्स को मैनेज करना। इसका हेडक्वार्टर कहां है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है हमारे पास लंदन में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, दैट इज एट लंदन। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी। तो देखो स्टूडेंट, लक्षद्वीप जो है वो इंडिया की पहली हमारे पास 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बना है। और आपको बता दूं, इससे पहले भारत का इकलौता राज्य जो कंप्लीटली फुली ऑर्गेनिक है दैट इज सिक्किम। तो सिक्किम तो एक स्टेट है जो फुली ऑर्गेनिक है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दैट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। लक्षद्वीप भारत की एक यूनियन टेरिटरी है जो हमारे पास जुरिस्डिक्शन में आती है, किसके, केरल की जुरिस्डिक्शन में हमारे पास लाई करती है। और यहाँ पर जो कैपिटल है वो कवेरेटी है। देखिए ये सब हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत। ठीक है, यहाँ पर एक स्कीम याद रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम ऑनगोइंग है, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो यहां पर आप देखिएगा कि अल्टीमेटली ये लक्षद्वीप भी है, वो हमारे पास एक ऐसा यूनियन टेरिटरी बन चुका है जो अभी कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। तो भारत में कुल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज
और उनमें से जो फुली ऑर्गेनिक है वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1000 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स। तो स्टूडेंट यहां पर देखिएगा कि 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की बात की जा रही है, और अल्टीमेटली यहां पर इससे क्या हुआ, स्पोर्ट्स में और बड़े लेवल पर बढ़ावा हमें देखने को मिलेगा। ये जो हमारे पास स्मॉल सेंटर्स होंगे, ये जो हमारे पास पुराने स्पोर्ट्स पर्सन है उनको कहीं ना कहीं जॉब दिलाने में हेल्प करेंगे, और जो भारत के उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो लास्ट टाइम हुए थे वो महाराष्ट्र में हुए थे, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमारे पास खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे वो महाराष्ट्र में हुए थे, और अब देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि आने वाले गेम्स में कितना और स्पोर्ट्स में इंप्रूवमेंट ये लेकर आते हैं। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का टारगेट चल रहा है कि हमें ओलंपिक में मेडल मिले, ठीक है। गवर्नमेंट का एक टारगेट चल रहा है कि इंडिया को ओलंपिक में मेडल मिले। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम ऑन गोइंग है टॉप्स के नाम से। याद रखिएगा, ओलंपिक में मेडल लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है दैट इज टॉप्स। टॉप्स की फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। फुल फॉर्म याद रखिएगा, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। सो दैट इज नोन टू बी टॉप्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट सर्वे हुआ है स्टूडेंट, BNEF का क्लाइमेट सर्वे, क्लाइमेट स्कोप सर्वे। तो यहां पर किस चीज के बारे में बात की, एमर्जिंग मार्केट आउटलुक 2020, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी का जो ट्रांजिशन हो रहा है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है वो कैसे न्यू एनर्जी पे स्विच कर रही है, तो उसको लेकर एक रिपोर्ट आई है। इससे पहले इंडिया फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन अब इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया है। इंडिया की पोजीशन अब सेकंड नंबर पर हो गई है, याद रखिएगा। तो BNEF 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वे में इंडिया सेकंड पोजीशन पे रहा। फर्स्ट पोजीशन हमारे पास किसकी रही, चिली की। फर्स्ट पोजीशन हमारे पास किसकी रही, चिली की। चिली साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। चिली कहां है हमारे पास, साउथ अमेरिका में। चलिए, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आप लोगों से कि चिली एक मेटल के एक्सपोर्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हाँ जी, चिली फेमस फॉर विच मेटल एक्सपोर्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। हाँ जी स्टूडेंट, याद रखिएगा, पेपर में SSC और कई एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार आया है। कॉपर के एक्सपोर्ट के लिए चिली पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बता देता हूं, हमारे पास एक माइन है यहां पर, एस्कोनडीडा माइन है यहां पर, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन कंसिडर की जाती है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन जो है वो भी आपको कहां देखने को मिलेगी, चिली में। तो चिली इज फेमस फॉर देयर कॉपर एक्सपोर्ट, और अभी इसको हमारे पास BNEF 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वे में टॉप पोजीशन भी हासिल हुई है। नेक्स्ट हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। तो हमारे पास राजकमल झा जो कि चीफ एडिटर हैं हमारे पास द इंडियन एक्सप्रेस के, उनको मिला है यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020, ठीक है, उनके नोवेल के लिए द सिटी एंड द सी। अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, द सिटी एंड द सी नोवेल किसने लिखा है, तो ये लिखा है हमारे पास राजकमल झा ने। और राजकमल झा है कौन, ही इज द चीफ एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सीधा सीधा क्वेश्चन देखो, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर अवार्ड। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के जाने माने हमारे पास साहित्यकार। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को हमारे पास नोबेल प्राइज मिला था, और ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज इन, हाँ जी, किसमें मिला था, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। पहले नॉन यूरोपियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, ठीक है। और इनको कहा जाता है बार्ड ऑफ बंगाल, ठीक है। एक बात और याद रखना, हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर को एक और नाम से जाना जाता है, बार्ड ऑफ बंगाल। और इन्होंने इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम किसने लिखा है हमारे पास, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी है, कि कौन सी कंट्री का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर की राइटिंग से इंस्पायर्ड है। हाँ जी, कौन सी कंट्री का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर की राइटिंग से इंस्पायर्ड है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, कौन सी कंट्री का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर की राइटिंग से इंस्पायर्ड है। तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट इसका श्रीलंका। करेक्ट आंसर है हमारे पास श्रीलंका, ठीक है, करेक्ट आंसर श्रीलंका। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट न्यूज फॉर द डे, इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व किया गया स्टूडेंट 11 दिसंबर को, ठीक है। इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व किया गया 11 दिसंबर को, और थीम रही माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। थीम जो रही माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली हम चाहते हैं कि हम अपनी माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करें, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा भी है। लाइफ ऑन लैंड सस्टेनेबली, मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड
रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन एंड होल्ड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि यूनाइटेड नेशन की कॉल पर हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑन 11 दिसंबर। चलिए जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? नेम द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। ओके स्टूडेंट, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका माउंट किलीमंजारो। ठीक है, याद रखिएगा। माउंट किलीमंजारो जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है हमारे पास अफ्रीका की। ठीक है, सो ये था स्टूडेंट लास्ट वीक के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज हमने कवर की। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।